बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोरो टाइम न्यूज़ बेल्जियम स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इरफान खान साहब मौजूद हैं। पीटीएम के जलसे के हवाले से उनसे पूछते हैं क्या ये जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से। इरफान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जलसे के हवाले से कुछ बताइए, ये कामयाब था या नाकाम था? देखें, जलसों की कामयाबी का इन्हिसार जो है वो खाली हाजिरी पे नहीं होता, बल्कि मकासद पे भी होता है कि जिस मकसद के लिए जलसा मुनक़िद किया गया है या जिस मकसद के लिए तहरीक शुरू की गई है उसमें कामयाब उस तहरीक को कामयाब करने के लिए जलसे का हिस्सा कितना है। अगर आप उसके लिहाज से, हाजिरी के लिहाज से पूछते हैं तो कोई ऐसी ज़्यादा हाजिरी वहाँ नहीं थी जितनी के लोग तवक्को कर रहे थे। लाहौर गढ़ है नून लीग का, और वैसे भी 11 जमातें हैं, तो उस लिहाज से उनका ख्याल था कि भाई MP MNS जो है अपने इलाकों से लोगों को लेकर आएंगे और यहाँ पर हाजिरी ज़्यादा होगी। उसमें दो इफेक्ट ज़्यादा हैं। एक तो सर्दी का मौसम है, सर्दी में लोग कम निकलते हैं। दूसरा यह है कि कोरोना का भी डर मौजूद है कि भाई कोरोना जहाँ सियासी जलसे हों वहाँ एहतियात नहीं की जा सकती। ये समझे कि आप एहतियात वहाँ मुमकिन होगी, वहाँ हज़ारों सैकड़ों लोग हों, वहाँ पे एहतियात मुमकिन नहीं हुआ करती। ये भी बहरहाल एक बड़ा इफेक्ट है कि भाई वहाँ पे उनकी हाजिरी कम होने का। लेकिन जहाँ तक इनकी तहरीक का ताल्लुक है, ये अभी तक इस लिहाज से कामयाब है कि जो ये फैसला करते हैं या ये गाइडलाइन बनाते हैं कि हमने ये करना है, उसके ऊपर ये चल रहे हैं कामयाबी के साथ। हुकूमत की रुकावटें वगैरह जो हैं वो उसमें कोई मजीद उसको रोक नहीं सकी। मसलन लाहौर के जलसे की हुकूमत ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम ये जलसा करेंगे। इन्होंने जिस प्लानिंग के साथ जलसा की हुई थी उसी के मुताबिक इन्होंने जलसा किया। और इनके पास एक ये है कि इनके पास मौलाना फजल रहमान क्योंकि क़यादत कर रहे हैं, तो इनके पास डंडा बरदार फोर्स है, हरकतुल अंसार वाले। उनको ये सामने कर देते हैं जिससे हुकूमत डर जाती है कि भाई तसादुम बहरहाल हुकूमत नहीं चाहती, क्योंकि जब भी तसादुम होगा उसका नुकसान हुकूमत को होगा। तो इसलिए ये इनकी कामयाबी है कि भाई हरकतुल अंसार को सामने करके तो ये हुकूमत लेते हैं कि इसी तरह हुकूमत का जो एक ज़हन में था कि भाई ये 11 जमातों का इत्तेहाद है, ये बिखर बिखर जाएगा, इनमें कहीं ना कहीं फूट पड़ जाएगी। हर एक की लाइन मुख्तलिफ है सियासी तौर पे, नजरियाती तौर पे, लेकिन उसका हुकूमत को अब एहसास हुआ है जाके कि नहीं भाई ये तो इन्होंने इतने सारे जलसे कर लिए हैं और सबके अंदर एक ही प्लेटफॉर्म से सारे एक ही बात कर रहे हैं, बयानी एक ही, जो नवाज शरीफ के बयानी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हुकूमत को ये फिक्र हुई है और अब उन्होंने 3-4 मिनिस्टरों की ये ड्यूटी लगाई है कि भाई अपोजिशन को तैयार करें कि वो डायलॉग के ऊपर हुकूमत के साथ डायलॉग कर लें। लेकिन अब ये वक्त गुजरने के बाद अपने जलसे कामयाब देख के तो ये डायलॉग की तरफ नहीं आ रही है, कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस लिहाज से इनकी कामयाबी की तरफ ही इनकी तहरीक को हम कहेंगे कि जा रहे हैं, क्योंकि बहरहाल हाजिरी खाली एक फैक्टर होता है और बाकी जो है मकासद जो होते हैं वो ज़हर सामने होते हैं, और उसी से देखा जाता है कि भाई तहरीक कामयाबी की तरफ जा रही है या नाकामी की तरफ जा रही है। इरफान खान साहब, ये बताइए कि जब इमरान खान की हुकूमत के हवाले से हम देखते हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन उससे कबल हम देखते हैं कि इमरान खान उनका नारा था कि जो करप्ट माफिया है उन्हें जेलों में बंद किया जाएगा, और उसके अलावा करप्शन के हवाले से बाकायदा दादोशुमार बताए जाते थे कि इतने अरब और इतने जो हैं वो करप्शन के उनसे वापस लिए जाएंगे, फिर उसके बाद जेलों में डालने का, ये दो मौकफ थे। लेकिन जब अब जो है जो 2.5 साल गुजर गए हैं, पिछले दो मौकफ से हट के अब NRO नहीं दूंगा जो उसकी गर्दान दोहराई जाती है, इस हवाले से बताइए कि ये NRO कौन ले रहा है और कौन दे रहा है? देखें, जो उनके पहले नारे थे कि भाई हम इनके ऊपर करप्शन में इनको अंदर डाल देंगे, ये कर देंगे, वो सब अपोजिशन के। अपोजिशन में हुकूमत ऐसी, जो अपोजिशन में होते हैं वो ऐसी बातें किया करते हैं। उन्होंने उस वक्त या तो हकायक को स्टडी किया होता या उनके पास ऐसे थिंक टैंक होते जो इस पर स्टडी कर रहे होते कि हाँ जी वाकई नून लीग या पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमातें जो है उनके लोग इतना पैसा खा रहे हैं। ये एक हवाई बात थी, सुनी सुनाई बात थी। इन्होंने क्योंकि
पैसा तो खाया गया है, इससे मैं इनकार नहीं करता, हर बंदे को पता है, लेकिन किस जरिए से खाया गया है इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए थी कि उनको पकड़ा जाता। लेकिन यह कि इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी इनकी तहरीक इंसाफ वालों की। इसलिए अब जो इन्होंने सुनी सुनाई बातों को लेकर ये कोर्टों में गए हैं, तो कोर्ट से तो कह दिया कि भाई आप केसी से सही तर्क तैयार नहीं करते, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लोगों को शक की बुनियाद पे पकड़ा हुआ 2-2 साल अंदर रखा है, 1.5 साल अंदर रखा है। अब अखीर सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करना शुरू कर दिया सबको, खान अब्बासी वगैरह, ये दूसरे जो हैं, साद रफीक है और बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे बेचारे, सेक्रेटरीज वगैरह, उनको भी 2-2 साल से अंदर किया हुआ था। तो वो इन सबको हुकूमत ने रिहा कर दिया। तो अब उनके पास कोई बात चारा नहीं रहा तहरीक इंसाफ के पास, वज़ीर आज़म के पास। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एनआरओ दूंगा। मैं नहीं समझता अब कोई एनआरओ मांग रहा है, जिनको हुकूमतों अदालत की तरफ से सपोर्ट मिल गई हुई है, उन्हें क्या जरूरत है एनआरओ मांगे। इरफान साहब ये बताइए कि ये जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम की, तो उनका ये बयानिया है मजमूई तौर पर वो कहते हैं कि मुल्क में जो तमाम फसाद की जड़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। क्या ये बयानिया मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बयानिया तो बात तो उनकी दुरुस्त है, काफी हद तक उनकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर हुकूमतें बेबस रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी बेबस रही है, नून लीग भी बेबस रही है, और ये जो है तहरीक इंसाफ वाले, इन्होंने तो बिल्कुल उन्हीं को ऊपर छोड़ दिया है कि जो चाहते हैं करो। अब बात राय ये बताते हैं सहाफियों के हमारे दोस्त कि भाई हुकूमत के जो लोग अपॉइंट होने होते हैं उसके अंदर भी सेक्रेटरीज कौन सा कहाँ लगेगा, कौन सी सीट पे कहाँ जाएगा, यहाँ तक जो है वो उनकी मुदाखलत मौजूद है। और दूसरा ये कि ये जिसके पीछे पड़ जाए उसको माफ नहीं करते। अब मसलन ये इसी केस को देख लें, जो जंग के एडिटर हैं मीर खलील रहमान साहब, इनको 2 साल करीब अंदर रखा कि नहीं रखा, मुकदमा पुराना बनाया था, और ये बदला लिया है इन्होंने उस बात का जब शहबाज शरीफ साहब ने एक खुफिया मीटिंग के अंदर ये कह दिया था कि भाई हम बंदे पकड़ते हैं और आपके बंदे छुड़ा के, फौज को कहा था कि आपके हमारे बंदे छुड़ा के ले जाते हैं, और वो बात लीक आउट हो गई, डॉन में छप गई, जिसको डॉन लीक्स के नाम से याद किया जाता है। उस वक्त इन्होंने ये, इनका मुतालबा ये था कि भाई वो जो है परवेज रशीद साहब वो इसका इस्तीफा दें, या जिसने ये बात निकाली है वो हमारे हवाले किया जाए। और वो मीर खलील रहमान साहब के बारे में कहा जाता था कि भाई इनके थ्रू ये बात जो है बाहर निकली है, ये इनके अखबार में बाहर निकली है। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने पेश नहीं हुए और वो दुबई जाके बैठ गए, और दुबई उनको मनाने के लिए परवेज रशीद साहब और वो जो सदीकी साहब थे, नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर, वो और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का एक बंदा इनको बनाने गए कि भाई आप वापस आ जाएं पाकिस्तान और बंदा पेश कर दें जिसने ये खबर लीक आउट की है। लेकिन वो नहीं माने, वो उस वक्त तक दुबई में रहे। हालांकि ये बात है राहिल शरीफ साहब के जमाने की, राहिल शरीफ साहब के बाद जब हुकूमत बदल गई, सीएनसी बदल गया, तब वो यहाँ आए खलील मान साहब, और वो बात उन्होंने दिल में रखी हुई थी। और उनको नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त तो कुर्बानी दी परवेज रशीद की, तो उन्होंने कहा अच्छा जी वो नहीं आते तो परवेज रशीद साहब की जो सेक्रेटरी इत्तला वजीर इत्तला थे उनको फारग करें, तो वो परवेज रशीद साहब को फारग कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने उस बात को भूले नहीं, और अब जबकि वो वापस आए हैं तो उनको, क्योंकि फाइलें ये हर एक की तैयार रखते हैं, तो इन्होंने उनको पुराने मुकदमे के अंदर जी इन्होंने प्लाट लिए थे उसके अंदर उनको अंदर कर दिया, और इतना महीना बाहर अंदर रखा। वकालात, टॉप के वकालात थे, वो कोशिश करते रहे कि भाई इनकी बेल हो जाए, लेकिन बेल नहीं होने दी। हर दफा कोई ना कोई नया क्लास बन के बच जाते थे वो। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके बेचारों की बेल हुई है। इसलिए बयानिया जो है वो मजबूर होके इख्तियार किया है हमारे सियासतदानों ने, और उसकी वजह से इंतशार की कैफियत, जो आप कहते हैं कि इंतशार कैफियत ऐसी नहीं होगी, कि इसलिए ऑलरेडी सब कुछ उनके हाथ में ही है। अब उन्होंने इस तरह पांव फैला लिए हुए हैं कि अब हर चीज उन्हीं के हाथ में है, और उनकी इजाजत के बगैर कोई काम होता नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इंतशार की कैफियत पैदा होगी। सियासतदान जोर मार रहे हैं कि भाई किसी तरह हम
वोट की ताकत ले ले। वोट से मुराद ये है कि वो चाहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए, जिसके बाद वो ऐसे स्टेप उठा सकें, ऐसी आइन में तब्दीलियां कर सकें। वही एक वाहिद रास्ता है जिससे जो है एस्टेब्लिशमेंट की पावर जो है वो तोड़ी जाए। इरफान साहब, इस्तीफों के हवाले से ये बताइए कि लॉन्ग मार्च से पहले 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करा दिए जाएंगे, अपोजिशन की तरफ से ये बयान दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, 31 दिसंबर तक स्पीकर को नहीं जमा कराए जाएंगे। ये सिर्फ ये है कि भाई हर जो पार्टी का सरबराह है उसको उसके मेंबरान इस्तीफा जो है वो जमा करा देंगे सॉरी, ताकि अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो उस वक्त जब लॉन्ग मार्च रिजल्ट निकलने आने वाला होता है या लॉन्ग मार्च जो है स्ट्रांग हो जाता है, तो उस वक्त फिर जाहिर है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट बीच में मुदाखलत करती है, कभी इसका को हल निकाला जाए, किस तरफ जाना है आप लोगों ने। जैसा कि इफ्तिखार महमूद चौधरी के मामले में हुआ था, एक फोन कॉल आई थी कि भाई हाँ हम इसको बहाल कर देंगे। तो इसी तरह बेनज़ीर के ज़माने में जो हुए, जो धरना दिया गया तहरीक लब्बैक वालों का, उसके अंदर तो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट ने मुआहदे के अंदर अपने खुद साइन किए थे, उन्होंने पैसे देने के अलावा बाकायदा मुआहदे का हिस्सा बन गए थे वो। तो फैसला उन्होंने करना होता है जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो उस प्रेशर को डेवलप करने के लिए इन्होंने इस्तीफे अपने पास रख लिए हुए हैं। अगर जब ये लॉन्ग मार्च करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर हालात बिगड़ते हैं, तो उस वक्त फिर ये एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकेंगे, ये देखे जी हमारे बंदे तो इस हुकूमत से इस असम्बली को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने ये इस्तीफे हमें दिए हुए हैं। ये एक किस्म का जो है वो प्रेशर डेवलप करने के लिए स्टेप उठाया गया। आगे इसकी जरूरत पेश आती है, ये नहीं आती, ये धरने और लॉन्ग मार्च का रिजल्ट इसका फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब। पीडीएम का जो जलसा है उस हवाले से आपने बात की और इस्तीफों के हवाले से भी आपने बात की। 31 दिसंबर तक हम देखेंगे अपोजिशन इस्तीफे देगी और उसके बाद हम सूरत हाल देखेंगे लॉन्ग मार्च की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।